नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े अहम फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के संशोधित संस्करण और आव्रजन वीजा तथा विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू करने को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 2,88,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध हो सके। हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसके लिए लगभग 12,159 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। लगभग 441 हवाई अड्डों के लिए 3 वर्षों तक सहायता दी जाएगी, जिससे इन हवाई अड्डों को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके। इसके अलावा सरकार ने पहाड़ी, द्वीपीय और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर संपर्क के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने का फैसला किया है। प्रत्येक हेलीपैड पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा सहायता और अंतिम मील संपर्क में बड़ा सुधार होगा। योजना के अंतर्गत विमानन कंपनियों को व्यवहार्यता अंतर सहायता भी दी जाएगी, जिससे वे कम लाभकारी मार्गों पर भी सेवाएं जारी रख सकें। इसके लिए 10 वर्षों में 10,043 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विमानों को बढ़ावा देने के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान खरीदे जाएंगे। इससे देश के विमानन उद्योग को मजबूती मिलेगी। इस योजना से छोटे शहरों में व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और आपातकालीन प्रतिक्रिया समय कम होगा। यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम आपको बता दें कि पिछले 9 वर्षों में इस योजना के तहत 663 मार्गों को चालू किया गया है और 95 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। 3.41 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हुई हैं और 1.62 करोड़ से अधिक यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश की आव्रजन प्रणाली को आधुनिक और सुरक्षित बनाना है। नई तकनीकों के उपयोग से यात्रियों को तेज और सुगम सेवाएं मिलेंगी, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। इस योजना के तहत मोबाइल आधारित सेवाएं, स्वयं सेवा कियोस्क और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इससे वीजा प्रक्रिया पूरी तरह संपर्क रहित हो जाएगी और समय की बचत होगी। हम आपको बता दें कि पिछले वर्षों में 91% से अधिक ई वीजा आवेदन 72 घंटे के भीतर निपटाए गए हैं। वहीं हवाई अड्डों पर जांच का समय भी घटकर लगभग 2.5 से 3 मिनट रह गया है। साथ ही तेज आव्रजन कार्यक्रम के तहत बड़े हवाई अड्डों पर स्वचालित द्वार लगाए गए हैं, जिससे जांच का समय घटकर केवल 30 सेकंड रह गया है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है। इस योजना से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के फैसले देश के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाले हैं। जहां एक और क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना देश के हर कोने को जोड़ने का काम करेगी, वहीं आधुनिक आव्रजन प्रणाली भारत को वैश्विक स्तर पर और अधिक आकर्षक बनाएगी। ये कदम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहरहाल, आइए देखते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है। भारत में जो विजिटर्स आते हैं 1800 करोड़ रुपए वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसका 3.0 थर्ड 40 करोड़ के सैंक्शन से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम सैंक्शन हुई। और तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ, भारत का जो एनवायरमेंटल जी के नेतृत्व में, उसके लिए 2030 से 2035। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि भारत में विजिटर्स अब बहुत आते हैं, चाहे टूरिज्म के पर्पज से हो, चाहे बिजनेस के पर। टायर वीजा कुछ वर्षों पहले हाथ में लिया गया था, उसमें और 204 मिशंस हैं दुनिया भर में, देश में, और देश में करीब 854 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इंटीग्रेट कर दिया गया है इस पूरे प्रोग्राम में।
इसके बेनिफिट्स जो हुए वो बेनिफिट्स आपको लेफ्ट में अगर देखो IVFRT से पहले और राइट में देखो IVFRT के बाद में, एक एक पॉइंट पे वीजा का टर्न अराउंड टाइम जो कई दिन लगते थे, 180 दिन, 30 दिन, वो अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। और प्रायर रेफरेंस कैटेगरी एक है, वो 21 डेज में कन्वर्ट हो गया। पैसेंजर क्लियरेंस टाइम 5 to 6 मिनट्स लगते थे, वो 2.5 to 3 मिनट्स में बायोमेट्रिक्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गया। पैसेंजर इंफॉर्मेशन मैनुअल होती थी, अब सॉफ्टवेयर एडेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन आने लग गई। सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं था, सारे सिस्टम जो भी थे सारे स्टैंडअलोन थे, वो अब सारा एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। कहीं पर भी किसी को भी कोई डेटा चाहिए होता है कि कौन पर्टिकुलर व्यक्ति कहाँ पर है, कई बार लॉ एनफोर्समेंट की दृष्टि से ज़रूरत होती है, तो सबका भी एक रियल टाइम में डेटा अवेलेबिलिटी आने लग गया। अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज कैबिनेट ने 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT 3.0 अप्रूव किया होम मिनिस्ट्री के तहत। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा जो आज की टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, और आधार का जिस तरह से बहुत तेज़ी से आधार यानी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हुई है, फेशियल रिकग्निशन, आइरिस रिकग्निशन की बहुत लो कॉस्ट की मशीनें आ गई हैं, उन सब का उपयोग इसमें किया जाएगा और पूरे के पूरे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। एक तरीके से लेगेसी इंफ्रा चला आ रहा था जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते थे, लेकिन ज़रूरत है कि उसको कंप्लीटली एकदम पूरी तरह से अपग्रेड करे, कोर इंफ्रा को ही उसका चेंज करे। कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो आपके सामने इसमें रखे हैं डिटेल में। डेटा सेंटर नए बनेंगे, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज आ जाएंगी, सेल्फ सर्विस कियोस्क जैसे हमने दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स में देखे होते हैं वो भी आएंगे, आइरिस स्कैनिंग, AI ML टूल्स, हर तरीके से एक पूरा यूनिफाइड पोर्टल, यूनिफाइड सर्विस, यूनिफाइड इंफ्रा और यूनिफाइड ऐप बनेगी इस नए इन्वेस्टमेंट से। बहुत बेनिफिट है, जैसे देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बहुत सारे लोगों का भारत में आना जब होता है, चाहे जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लोग जब भी भारत आते हैं तो उनको एक अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो लोग आए, अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके, तो इन सब का ध्यान में रखते हुए IVFRT 3.0 बनाया जा रहा है। सेकेंड बहुत अच्छा आज प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0। उड़ान 1.0 में करीब 1.62 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो लोग कभी फ्लाइट का सपना भी नहीं देख पाते थे उन लोगों ने फ्लाइट का एक्सपीरियंस किया। एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया देश में। कई नए एयरपोर्ट्स बने, चाहे उड़ीसा में झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मेघालय में शिलोंग, ये लक्षद्वीप में अगत्ती एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो एयरपोर्ट, होलोंगी, फिर हिंडन एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट, छोटी छोटी जगह भी अच्छे एयरपोर्ट्स बने, दरभंगा एयरपोर्ट, ये सब पहले उड़ान के वर्जन में बने और बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोगों को एक अच्छा नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड उपलब्ध हुआ। अब उस लर्निंग से, इन 10 वर्षों के एक्सपीरियंस से उड़ान 2.0 मॉडिफाइड उड़ान, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट का अगर इश्यू आता है तो उससे रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। बजटरी सपोर्ट एयरपोर्ट्स के लिए अबाउट 12,159 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नए हेलीपोर्ट्स बनेंगे, 200 मॉडर्न हेलीपोर्ट्स विल बी डेवलप चॉपर के लिए, विशेषकर जो हमारे हिली एरियाज हैं,
नॉन एक्सेसिबल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, उन सब के लिए। और नए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाएंगे जो कि ध्रुव और डॉर्नियर इन दोनों क्लास के एयरक्राफ्ट्स हैं। उनके लिए 400 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट रखा गया। जो एयरलाइंस उड़ान के तहत सर्विस प्रोवाइड करती है उस मेथड को भी चेंज किया गया है। उसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में टेपर डाउन होगा VGF। इसके लिए 10,043 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट रखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किया गया है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बिकॉज क्या होता है, छोटे एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो जब कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती तो उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। तो उस कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए O&M सपोर्ट भी इस प्रोग्राम में रखा गया है, जिसके लिए बजटरी सपोर्ट रखा गया है 2,577 करोड़। वेरी वेल थॉट थ्रू प्रोग्राम है। मॉडिफिकेशन इसमें जो किया एक्सपीरियंस को यूज करके, और ये बहुत ही देश के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करेगा, ऐसा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। 120 न्यू डेस्टिनेशंस कवर होंगे। 100 न्यू एयरपोर्ट्स थे, 120 न्यू डेस्टिनेशंस कवर होंगे और 4 करोड़ पैसेंजर्स का टारगेट इसमें लिया गया है उड़ान के माध्यम से। ये आपको शेयर करेंगे डिटेल जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं। तीसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया, एनवायरमेंटल गोल्स जो दुनिया ने नया फ्रेमवर्क बना। उससे पहले तक क्योटो प्रोटोकॉल चलता था। क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस समिट में जब एक नया फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क में यह था कि हर देश अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने गोल्स डिसाइड करे, और गोल्स को डिसाइड करने में 5 इयर्स के इंटरवल्स रखे गए थे। तो अभी जो गोल्स चल रहे हैं वो 25 to 30 वाले गोल्स चल रहे हैं। अब 30 से 35, 2030 से 2035 के गोल्स को इस कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से आज अप्रूव किया गया है। हमारे अब तक के जो अचीवमेंट्स हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं। एमिशन इंटेंसिटी GDP का परसेंटेज अगर हम लें तो 36% रिडक्शन हो चुका है। जो सेकंड गोल है, जो कि दुनिया में बहुत आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, 2030 तक का जो गोल था वो हमने 2025 में ही अचीव कर लिया, 2026 में उसको एक्सीड कर लिया। आज भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी क्लीन नॉन फॉसिल सोर्सेज से 52% हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा, इसका बहुत क्रेडिट भारत को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एनवायरनमेंट के प्रति कमिटमेंट है। कई देश या इससे पहले की सरकारों में ये था कि फोर्स किया जा रहा है, इसलिए कर। प्रधानमंत्री जी का रिफॉर्म्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति एक कन्विक्शन है। उस कन्विक्शन के कारण ये संभव हो पाया। और 2.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक has been created through the forest and tree cover। अब जो 2030 से 2035 के गोल्स हैं, उसमें 8 नए गोल्स हैं, 8 बड़े गोल्स हैं। सबसे पहला, एमिशन इंटेंसिटी को 2035 तक 47% रिडक्शन करना है। We have taken a goal of 47% reduction in the emissions intensity as a percentage of GDP by 2035। of course baseline 2005 है सभी goals के। Second, for non-fossil fuels based power capacity को 60% करना है by 2035। बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा नेचुरली। अभी ऑलरेडी 52% तो हो ही चुका है, और जिस तेजी से नॉन फॉसिल फ्यूल्स में काम चल रहा है उसमें बहुत तेजी से ये अचीव हो जाएगा। कार्बन सिंक जो ऑलरेडी 2 हमने देखा था 2.3 बिलियन टन्स की हो चुकी है, उसको
3.5 to 4.0 बिलियन टन्स के बराबर की कार्बन सिंक हमें ट्री और प्लांटेशन के कवर से बनानी है। फोर्थ गोल है क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें हर जगह लेना है। फॉर एग्जांपल रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीन डेवलपमेंट। जैसा आपने देखा, रेलवे का कंपैरिजन अगर हाईवे से करो तो 95% CO2 एमिशंस कम होते हैं, इवन कंसिडरिंग दी CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ पावर। उन सबको लेते हुए भी 95% लेस CO2 एमिशन। मेट्रो बनाते हैं तो व्हीकुलर पोल्यूशन से बहुत बड़े मात्रा में मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से हर जगह क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेना है। हाइड्रोजन का काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का, तो इन सब से एक नया ग्रोथ का पाथ बनता है। पांचवा गोल लिया रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। जहाँ क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पे अचानक बारिश आना, अचानक क्लाउड बर्स्ट होना, तो एक गोल लिया है कि हम अपने इंफ्रा को कैसे रेजिलिएंट बनाएं। और छठा जो दुनिया ने स्वीकारा है वो है प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन, लाइफ विजन। ये लाइफस्टाइल में हम कैसे एनवायरनमेंट को लाए। मान लो एसी का टेम्परेचर सेट करना है तो उसको 24 डिग्री सेट करें। मान लो वॉश बेसिन को जब हम यूज कर रहे हो कभी भी तो हम नल को हर वक्त ऑन ना रखें। इस तरह के जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, उन सबको हमें अपने जीवन का आधार बनाना। सातवां लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना मैकेनिज्म्स जिससे कि ग्रीन एनर्जी के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो सके। आठवां गोल है कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे गोल्स आज अप्रूव हुए कैबिनेट में, 8 गोल्स। ऑल दीज 8 गोल्स विल हेल्प अस अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत ऑन अ क्लीनर ट्रेजेक्ट्री। ये आज के फैसले थे साथियों। अब तक जैसा आपने देखा, प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म में 51 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं 1,84,000 करोड़ रुपीस के। 30 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 2,54,000 करोड़ रुपीस के हैं। 10 मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो 1,31,000 करोड़ रुपीस के हैं। 5 न्यू एयरपोर्ट्स और आज की उड़ान स्कीम मिला के 37,000 करोड़ रुपीस के एविएशन एयरपोर्ट सेक्टर में। 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ रुपीस के, और रोपवेज के 6,800 करोड़ रुपीस। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के 31,000 करोड़ रुपीस के। इंडस्ट्रियल पार्क्स और इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए 62,000 करोड़ रुपीस, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5,36,000 करोड़ रुपीस। जल जीवन मिशन के लिए 8,70,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। टोटल इंफ्रा से संबंधित सारे फैसले प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में 22,60,000 करोड़ रुपीस के अब तक अप्रूव। उड़ान में जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा, सेफ्टी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, दे रिमेन द सेम। मान लो कहीं पे कोई डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल टावर्स हैं, उन सब के क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इजीली डेवलप कर पाए उसमें रिफॉर्म्स जरूर किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एयर स्ट्रिप है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बना हुआ, उस एयर स्ट्रिप को अगर अपग्रेड करके एयरपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, वो रिफॉर्म्स लिया जाएगा। पीपीपी का ज़रूर इसमें उपयोग किया जाएगा जिससे कि तेज़ी से डेवलपमेंट हो, एक अच्छी क्वालिटी का डेवलपमेंट देश ने भी देखा है, तो पीपीपी का उपयोग ज़रूर किया जाएगा। कितने एयरपोर्ट्स 95 एरोड्रोम्स ऑपरेशनलाइज हुए थे उड़ान 1 में, और 15 टेम्परेरीली नॉन ऑपरेशनल है जो कि न्यू उड़ान में, उड़ान के मॉडिफाइड वर्जन में ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। इस स्कीम का ड्यूरेशन 10 ईयर्स है। स्कीम का ड्यूरेशन 10 ईयर्स। क्वेश्चन आया था कितने पीरियड की टाइम फ्रेम क्या है और कितने खुले थे, तो 95 एरोड्रोम्स खुले थे। इस उड़ान में एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स को ही
कन्वर्ट किया जाएगा एयरपोर्ट में। ग्रीनफील्ड नहीं है इसमें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अलग से बनते हैं, उसका हर एक एयरपोर्ट का कैबिनेट में अलग से अप्रूवल होता है। इसमें जो एयर स्ट्रिप्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उनका अपग्रेडेशन किया जाता है एयरपोर्ट की तरफ, जैसा हमने कई एग्जांपल्स दिखाए, वो उड़ान प्रोग्राम के अंडर होता है। क्वेश्चन आया एयरवेज में पोल्यूशन का। इनोवेशन बहुत चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय में एयरबस ने एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, हाउ टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इनोवेशन लगातार चल रहा है, सारी दुनिया इस तरफ जा रही है कि मिनिमम पोल्यूशन हो, तो डेफिनेटली उसमें भी नए इनोवेशंस आएंगे। कितने खुले टाइम फ्रेम, एडिशनल लेवी कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, सेम लेवीज रहेगी, जो आरसीएफ लेवी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज। एयर स्ट्रिप्स और न्यू एयरपोर्ट्स मैंने किया। वायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई एयरलाइंस ने काम चालू किया था लेकिन उनकी वायबिलिटी नहीं आई, इसीलिए इस मॉडिफाइड प्रोजेक्ट में 2 साल पहले 2 साल फुल वीजीएफ देंगे और उसके बाद में उसको टेपर डाउन करेंगे। ये बहुत उनके साथ एयरलाइंस के साथ एक्सपीरियंस को पूरा स्टडी करने के बाद में ही ये नया प्रोग्राम बनाया है। चैलेंज मोड में होगा सारा काम। ऐसे ऑफ कोर्स प्रेफरेंस दी जाएगी जो अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, उनको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी जो चैलेंज मोड में जल्दी से चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके लाए। अब मैं आता हूँ एनडीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। लो कॉस्ट फाइनेंस कई तरह की है। लो कॉस्ट फाइनेंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ इन शेप ऑफ ODA and multilateral also, but simultaneously there are so many pension funds and so many international funds which would like to invest in green projects. They are looking for opportunities which can provide a long-term asset for them. That is why they are very interested in India's green development story. तो बहुत सारा अच्छा इंटरेस्ट है, विशेषकर पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस हैं, उन सबको जिनको लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहिए, जिनको लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स चाहिए, जिनके लिए रिटर्न ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन बहुत ही अश्योर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाला चाहिए होता है, उन सबको इसमें टैप किया जाएगा। नेट ज़ीरो रेलवे का, नेट ज़ीरो के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं एज ऑल ऑफ यू नो। तो उसमें जो अभी फर्स्ट जो लेवल का होता है जिसमें एग्जैक्टली हाउ मच डीजल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑपरेशन एंड हाउ मच ऑफ दैट हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड, उस लेवल का ऑलरेडी नेट ज़ीरो अचीव हो गया है। स्कोप 1 वाला अचीव हो गया है और अब स्कोप 2 और स्कोप 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो रेलवे इटसेल्फ विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एनडीसी गोल्स। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।